बात बहुत ही पुरानी है, जब एक नगर में रामदत्त नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका लाखों का व्यापार था, पर कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। कोई नहीं जानता कि राजा कब रंक बन जाए और रंक कब राजा बन जाए। ऐसा ही उस सेठ के साथ भी हुआ। सेठ का बुरा समय आ गया और उसे अपने व्यापार में लाखों रुपए का घाटा हो गया। अपार संपत्ति का मालिक सेठ अब दूसरों का कर्जदार हो गया था। सेठ के बुरे दिन आते ही उसके सभी रिश्ते नाते वाले भी उसका साथ छोड़ गए। दिन प्रतिदिन उसकी हालत अब खराब ही होती जा रही थी। नौबत यहां तक आ गई कि सेठ के लिए 2 समय की रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऊपर से अपना कर्ज वसूल करने वाले लोग उसके घर चक्कर लगाने लगे। आए दिन कोई ना कोई उसके दरवाजे पर वसूली करने के लिए खड़ा हो जाता। एक दिन सेठ रामदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, आजकल कर्ज वसूलने वालों ने हमें बहुत ही तंग कर रखा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां से पैसा लाऊं और कैसे इनका पैसा चुकाऊं। हमारे पास तो खुद अपना पेट भरने के लायक भी पैसे नहीं बचे। सोच रहा हूं कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं। अगर तुम्हारे मायके वाले मेरी कुछ सहायता कर देंगे तो हम फिर से अपना कोई ना कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर लेंगे। आखिर मुश्किल समय में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। सेठ की पत्नी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरे पिता और भाइयों से कुछ मदद जरूर मिल जाएगी और हमारा काम बन सकता है। अपनी पत्नी की सहमति लेकर सेठ रात के अंधेरे में अपने ससुराल की तरफ चल दिया। सेठ का ससुराल वहां से लगभग 10 कोस की दूरी पर था। वह सेठ था तो बड़ा ही स्वाभिमानी। जैसे ही वह अपने ससुराल के नजदीक पहुंचा तो गांव से बाहर एक कुएं के किनारे बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और कहने लगा, भाग्यवान, अपने ससुराल जाने की तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक तो वे लोग ही हमसे सहायता मांगने के लिए आते थे और मैं उनकी सहायता कर भी देता था। लेकिन अब मुझे किसी और के दरवाजे पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी सहायता ना की और मना कर दिया तो मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगा, क्योंकि यह इस दुनिया का दस्तूर है कि खाने को उसी को पूछा जाता है जो पहले से ही अपने घर से खाकर आया होता है। भूखे और लाचार आदमी को कोई नहीं पूछता। सेठ ने आगे कहा, भाग्यवान, तुम ऐसा करो, पहले तुम अपने पिता और अपने भाइयों के घर जाओ। अगर वह तुम्हें देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने तुम्हारा खूब आदर सत्कार किया तो तुम यहां पर आकर मुझे बुलाकर ले जाना। लेकिन अगर वह खुश ना हुए और तुम्हारा आदर सत्कार उन्होंने ना किया तो तुम उल्टे पांव वापस लौट आना। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इस तरह से समझा बुझाकर सेठ ने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और खुद इस कुएं पर बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा। सेठानी अपने पति को गांव के कुएं पर छोड़कर अपने मायके चली गई। वहां जाकर जब वह मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके भाइयों और भाभियों ने उसे देखा। उसे देखकर वे लोग सोचने लगे, इसका पति तो अब बहुत ही कंगाल हो चुका है। आए दिन कर्जा मांगने वाले इन्हें परेशान करते रहते हैं, इसलिए यह जरूर यहां पर कुछ ना कुछ हमसे मांगने के लिए आई होगी। सेठ की पत्नी बहुत देर तक अपने मायके के आंगन में खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उसका सत्कार करना तो दूर की बात, उसे बैठने के लिए भी नहीं पूछा। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद वह वापस उस जगह पर चली गई जहां पर उसका पति बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। उसने वापस जाकर अपने पति को सारा हाल सुनाया। मेरे भैया और भाभियों ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। सत्कार करना तो दूर की बात है, किसी ने मुझे बैठने तक को भी नहीं कहा। इसलिए हमारा अब उस घर में जाना ठीक नहीं है। भलाई इसी में है कि हम दोनों वापस अपने घर लौट चलें। किस्मत में जो भी लिखा होगा वह देखा जाएगा। इस तरह से विचार करते हुए सेठ और सेठानी वापस अपने गांव लौट गए। जैसे ही वे लोग अपने घर पहुंचे तो सेठानी, जो कि उस समय गर्भवती थी, उसके पेट में दर्द होने लगा। सेठ ने जल्दी से दाई को बुलाया और उस रात सेठ के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे के जन्म पर सेठ सोच रहा था, अगर यही बालक 2-4 महीने पहले पैदा हुआ होता तो आज मैं पूरे नगर को दावत दे रहा होता, ढोल नगाड़े बज रहे होते। लेकिन समय की ऐसी मार हुई कि इसके पैदा होने पर गांव में मिठाई बांटना तो दूर की बात है, गुड़ की ढेली खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। खैर, बच्चे का जन्म हो गया। उसका नाम सोमदत्त रखा गया। बच्चे के जन्म होते ही जैसे सेठ का भाग्य जाग गया। सेठ के एक पुराने मित्र ने उसे कुछ रकम उधार दी और फिर सेठ ने छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते सेठ के दिन एक बार फिर से बदल गए।
और कुछ ही महीनों में वह फिर से धनवान बन गया। सेठ और सेठानी अपने बच्चे को अपने लिए भाग्यशाली समझते थे। उनका मानना था कि इस बच्चे के जन्म के बाद ही उनके दिन बदल गए हैं। वे दोनों बड़े ही प्यार से अपने बच्चे को पालने लगे। धीरे धीरे समय बीता। बच्चा जब 1 साल का हो चुका, लेकिन अभी तक उसने कुछ बोलना शुरू नहीं किया था। यह देखकर उसके माता पिता को चिंता होने लगी। कुछ समय और बीता। बच्चा अब 7-8 साल का हो चुका था, फिर भी वह बहुत ही कम बोलता था। कुछ बोलता भी तो उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। आसपास के लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि यह बच्चा मंद बुद्धि है या पागल है। सेठ ने बड़े से बड़े वैद्य और हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। अब तो सेठ अपने बेटे को लेकर बड़ा ही दुखी रहने लगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। अब वह 16 साल का एक किशोर बन चुका था, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी छोटे बालकों वाली ही थी। अपने बेटे की नादानियां देखकर उसे बड़ा ही गुस्सा आ जाता। एक बार तो सेठ ने गुस्से में आकर अपने बेटे की बुरी तरह से पिटाई कर दी। नतीजा यह हुआ कि नादान सोमदत्त, जिसे लोग मंदबुद्धि कहते थे, वह अपने घर से भाग गया। सेठ सेठानी ने उसे ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वह कभी लौट कर नहीं आया। अब तो सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। वह भटकते भटकते एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर घूमता रहा। कभी किसी से मांग कर खा लिया, किसी ने कुछ दे दिया तो पहन लिया। उसकी हालत अब बिल्कुल पागलों की तरह हो चुकी थी। मैले कुचैले कपड़े, बिखरे हुए बाल। किसी को उस पर दया आ जाती तो उसे खाने के लिए दे देता। इसी तरह से कुछ समय और बीता। सोमदत्त अब 20 साल का नौजवान बन चुका था, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी बालकों वाली ही थी। भटकते भटकते वह विराट नगर जा पहुंचा, जहां पर राजा विराट सेन का राज्य था। राजा विराट सेन एक बहुत ही नेक दिल और भला आदमी था। राजा की अपनी कोई संतान नहीं थी और वह दरबार में हमेशा चापलूस दरबारियों से घिरा रहता। राजा विराट सेन को भी इस बात का आभास था कि उसके दरबार में अधिकतर दरबारी चापलूस किस्म के हैं। इसलिए वह हमेशा अक्लमंद और होशियार लोगों की तलाश में रहता था, जिन्हें वह अपना मंत्री बनाकर अपनी प्रजा की भलाई के काम कर सके और उसका राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन सके। यह सोचकर राजा अक्सर परेशान ही रहता। एक दिन राजा विराट सेन अपने दिल को बहलाने के लिए अपने कुछ दरबारियों को साथ लेकर जंगल की सैर पर जाने का फैसला लेता है। जंगल में पहुंचकर राजा ने शिकार किया, कुछ देर जंगल की सैर की, लेकिन जब वह वापस अपने नगर लौटने के लिए चला, तभी उसने एक बड़ा अजीब सा दृश्य देखा। एक पेड़ के नीचे एक नौजवान बैठा हुआ था। वह अपने आप से बातें कर रहा था। उसकी हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और गहरी सोच में डूबा हुआ उसका चेहरा। दूर से देखने में वह पागल मालूम होता था। दरअसल यह सोमदत्त था, जो कि भटकते भटकते इस राज्य में पहुंच चुका था। राजा ने जब उसे देखा तो वहीं पर रुक गया। राजा सोचने लगा, क्या यह सचमुच पागल है या फिर ऐसा कोई बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी जो दुनिया से कुछ अलग सोचता हो, किसी और ही दुनिया में जीता हो। अपनी जिज्ञासा को लिए हुए राजा अपने दरबारियों के साथ उस नौजवान के पास पहुंचा और उससे बातचीत करने लगा। वह आदमी पहली नजर में पागल नजर आता था, मगर उसकी बातों में एक अजीब किस्म का रहस्य था। राजा ने बड़ी ही नरमी से उससे पूछा, नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? वह नौजवान मुस्कुराया और बड़े ही ठहराव से उसने जवाब दिया, पागल तो तुम हो और तुम्हारा पूरा दरबार। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस जंगल को साफ करके यहां पर एक शानदार महल बनाया जाए और यहां का राजा मैं खुद बन जाऊं। राजा को महसूस हुआ कि इस नौजवान की बातों में जो विश्वास और जो गहराई है, वो किसी पागल की बातों में तो नहीं हो सकती। नौजवान की यह बात सुनकर उसके दरबारी हैरान रह गए। राजा कुछ देर तक चुपचाप उस नौजवान को देखता रहा और फिर राजा ने अपने साथ आए हुए दरबारियों से उस आदमी के बारे में राय ली। राजा जिन दरबारियों से उसके बारे में राय ले रहा था, उनके अंदर का लालच जाग गया। उनमें से कुछ दरबारी आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। कुछ ने सोचा, अगर यह आदमी राजा का बहुत ही खास बन गया तो हम सबको इसके नीचे काम करना पड़ेगा और दरबार में हमारी हैसियत कम हो जाएगी। एक दरबारी ने कानाफूसी करते हुए कहा, यह आदमी हमारे लिए एक खतरा है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को यह हम लोगों पर ही हावी हो जाए। दूसरे ने झट से जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, यह तो मुझे आधे से ज्यादा पागल लगता है। इससे किसी समझदारी की उम्मीद रखना बेकार है। इन्हीं सभी विचारों के बीच में
उन्होंने राजा को सलाह दी कि इस आदमी को महल ले चला जाए। अगर यह बहादुर निकला तो हमारे काम आएगा, और अगर सचमुच पागल हुआ तो इसे ऐसे ही बाद में छोड़ दिया जाएगा। राजा ने अपने दरबारियों की सलाह को मानते हुए उस नौजवान को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। उसे एक घोड़े पर बिठाया गया और वह राजा के काफिले के साथ चल दिया। लेकिन जब काफिला थोड़ी दूर गया, तभी उस नौजवान ने अपने घोड़े की लगाम मोड़ दी और एक दूसरी ही दिशा में भागने की कोशिश करने लगा। राजा और उसके सिपाहियों ने तुरंत उसके पीछे अपने घोड़े दौड़ाए। थोड़ी ही कोशिशों के बाद उस आदमी को दोबारा से पकड़ लिया गया और फिर वे सभी महल की तरफ चल दिए। जैसे ही वे लोग महल के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे और राजा को बधाई दे रहे थे। राजा और उसके दरबारियों ने जब यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है, किस बात की बधाई? लोगों ने जवाब दिया, महाराज, जिस रास्ते से आप शिकार खेलने के लिए गए थे, उसी रास्ते पर दुश्मन राज्य की सेना घात लगाए हुए बैठी थी। हमें तो पूरा यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपने जो रास्ता बदल दिया, वही उपाय आपको सुरक्षित बचा कर ले आया। यह सुनकर राजा और उसके दरबारियों की आंखों में हैरानी और चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। मन ही मन राजा ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। लोगों ने फिर से खुश होकर कहा, महाराज, आप तो बहुत ही होशियार निकले। आपने जो समय रहते अपना रास्ता बदल लिया, उसी की वजह से आप सही सलामत वापस पहुंचे हैं। यह देखकर राजा के मन में विचार आया कि यह आदमी सचमुच कोई साधारण आदमी नहीं है। राज दरबार में पहुंचकर राजा ने अपने दरबारियों को यह आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी इस आदमी के लिए एक शाही कुर्सी तैयार की जाए। आज से यह मेरे साथ दरबार में रहेगा। दरबारी कहने लगे, महाराज, यह तो पागल है। कहीं ऐसा ना हो कि यह आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हमारे जैसे समझदार लोगों को होना चाहिए। लेकिन राजा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और कहा, नहीं, यह आदमी तुम सब में से सबसे ज्यादा समझदार है। इसने चुपचाप रहते हुए भी हमें एक खतरनाक दुश्मन से बचा लिया। यही तो होती है अक्लमंद आदमियों की असली पहचान। अगर यह आदमी ना होता तो तुम में से किसी को भी यह खबर नहीं थी कि रास्ते में दुश्मन की सेना घात लगाए हुए बैठी है। राजा की बातें सुनकर वो पागल मुस्कुराया और बड़े ही गर्व से राजा के सिंहासन के साथ रखी हुई शाही कुर्सी पर जा बैठा। सभी दरबारियों के दिलों में जलन पैदा होने लगी। वे धीरे धीरे उस पागल के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक सुबह की बात है, राजा के कुछ दरबारी चुपचाप उस आदमी के पास आए जिसे सब पागल कहते थे। दरबारियों ने झुककर उसे प्रणाम किया और कहा, बड़े भाई, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। हम आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। वह बड़े ही प्यार से उससे कहने लगे, बड़े भाई, आपको हमारे राज्य के नियमों और दरबार के रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में ऐसा कोई भी काम ना कर लें जिससे आपको कोई सजा भुगतनी पड़े। यह सुनकर वह आदमी बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या मतलब? मुझे सजा क्यों मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहां पर महल में लेकर आया जाए। ये कैसी मुसीबत है? अगर मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी है तो मुझे वापस जंगल में छोड़ दिया जाए। पागल की बात सुनते ही दरबारियों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी चाल अब रंग ला रही है, इसीलिए अब वह उसे चालाकी से बहलाने फुसलाने लगे। उनमें से एक दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, बड़े भाई, आपको मालूम नहीं कि अगर आप हमारी बात मान लेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है? वह पागल, जो कि पहले से ही सजा की बात सुनकर डरा हुआ था, घबराकर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है? इस मौके का फायदा उठाते हुए एक दरबारी बड़ी चालाकी से बोला, हमारे दरबार में एक पुरानी परंपरा है। दरबार तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि कोई आदमी राजा को थप्पड़ ना मार दे। वो पागल, जो कि सीधा साधा और दुनिया की चालबाजियों से बिल्कुल बेखबर था, फौरन बोला, अरे यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो राजा को लात भी मार सकता हूं। दरबारियों ने अपनी हंसी छुपाते हुए उसे और भी उकसाया। वे लोग कहने लगे, कल जैसे ही महाराज अपनी राजगद्दी पर बैठे, तुम जाकर उनकी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देना। फिर देखना, राजा इतना खुश होगा कि तुम्हें भर भर कर इनाम देगा। अगले दिन जब राजा दरबार में पहुंचा और राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा, तो वह आदमी चुपचाप आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसने राजा की गर्दन पर रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था
कि राजा का मुकुट जमीन से जा टकराया, जिसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकला। राजा को यह समझते देर न लगी कि अगर यह मुकुट उसके सिर पर रहता तो यह बिच्छू डंक मार के उसे मार देता और शायद यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। राजा का दिल उसी समय आभार से भर गया। उसने फौरन दरबार में यह घोषणा करते हुए कहा, मेरे सभी सम्मानित दरबारियों, यह अकेला आदमी है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। अगर इसने मुझे थप्पड़ ना मारा होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। राजा ने उस आदमी के लिए एक शानदार दावत का प्रबंध किया और इनाम में उसे एक बहुत ही आलीशान महल भी दे दिया। इसीलिए वे लोग आपस में कहने लगे, अरे भाई, ये आदमी तो बड़ी ही तेजी से ऊपर जा रहा है, हमें कुछ करना ही पड़ेगा वरना इस दरबार में हमारा कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। दूसरी तरफ वो आधा पागल, जिसे रहने के लिए एक आलीशान महल मिल चुका था, दिल ही दिल में सोच रहा था, ये दरबारी लोग कितने अच्छे और कितने सच्चे हैं। देखो तो इन्होंने मुझे कितनी अच्छी सलाह दी कि मेरी किस्मत ही पलट गई। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि यह लोग जो भी उससे कहेंगे उसी में उसकी भलाई है। दरबारी एक बार फिर से आपस में सलाह करके उस आदमी के महल में पहुंचे। उनमें से एक दरबारी ने बड़ी ही नरमी से बात शुरू की और कहा, भाई साहब, आपको हमारी कल वाली तरकीब कैसी लगी? सोचो, अगर आप राजा को थप्पड़ ना मारते तो राजा को आप पर शक भी हो सकता था। वह पागल, जो कि आराम से उस महल में दिन गुजार रहा था, कहने लगा, हाँ, आप सभी तो बहुत ही नेक लोग हो, आपके बताए हुए उपाय ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। उन्होंने फिर से एक नई बात छेड़ दी। वह बोले, अब एक छोटी सी तरकीब और सुनो। जब सुबह राज दरबार लगे और राजा अपने सिंहासन पर बैठने लगे तो तुम फौरन जाकर उसके सिंहासन को पीछे से खींच लेना। देखना, यह काम करते ही तुम्हें इनाम में आधा राज्य मिल जाएगा। हाँ, यह काम आसान तो नहीं है, लेकिन तुम तो बहादुर हो, कर ही लोगे। पागल तुरंत बोला, एक क्या, मैं तो दो सिंहासन भी खींच सकता हूं। दरबारियों ने उसे फिर से झूठी शाबाशी दी और वहां से चले गए। अगले दिन जब राज दरबार सजा, जैसे ही राजा अपने सिंहासन पर बैठने वाला था, पागल ने मौका देखकर सिंहासन पीछे से खींच लिया। मगर राजा, जो कि हर मौके पर चौकन्ना रहता था, उसने सिंहासन के रगड़ने की आवाज सुनकर अपने आप को संभालते हुए गिरने से बचा लिया। राजा ने जब देखा तो उसकी नजर सिंहासन के उस पांव पर पड़ी जो कि अंदर से टूटा हुआ था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि यह तो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थी जो कि टल गई। राजा बुलंद आवाज में सभी दरबारियों से कहने लगा, देखो, यह आदमी कितना होशियार और कितना अक्लमंद है। आज मैं जमीन पर गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो जाता, क्योंकि इसने सिंहासन की टूटी हुई टांग को पहले ही देख लिया था और मेरे बैठने से पहले ही उसे पीछे खींच लिया। राजा ने पूरे दरबार के सामने उसे शाबाशी दी और यह घोषणा कर दी कि वह इसे अपना नया सेनापति बनाएगा। एक बार फिर से दरबार में तालियां गूंज उठीं। उस पागल की बहादुरी, ईमानदारी और नेक दिली की सभी ने एक बार फिर से प्रशंसा की। यह देखकर वह मक्कार दरबारी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। वह हर बार उस आदमी को गिराने की कोशिश करते, मगर होता यह कि उसकी इज्जत और भी बढ़ जाती। जब उन दरबारियों ने यह महसूस किया कि मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है, तो उन लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र रच डाला। ऐसा षड्यंत्र जो पूरे राज्य को हिला सकता था। उनकी योजना यह थी कि पड़ोसी देश के दुश्मन राजा को युद्ध के लिए उकसाया जाएगा और उससे यह वादा किया जाएगा कि वह दरबारी भी महल के भीतर से विद्रोह कर देंगे, लेकिन एक शर्त यह है कि हमारी तरफ से सिर्फ एक ही आदमी को मारना है और वह हमारे सेनापति को, यानी कि उस पागल आदमी को। यह संदेश बड़े ही खुफिया तरीके से पड़ोसी राजा को भिजवा दिया गया। जब पड़ोसी राजा ने देखा कि महल के भीतर ही फूट डल चुकी है, तो वह भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। मक्कार दरबारियों ने एक और चाल चली। उनमें से कुछ ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया और खून से लथपथ वह दरबार में हाजिर हुए। वे राजा के सामने आकर भावुक होकर कहने लगे, महाराज, अब हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो सारी प्रजा रोएगी। पड़ोसी राज्य का दुश्मन राजा आक्रमण करने वाला है। हमें इसी वक्त कोई ना कोई फैसला करना होगा। हालात और भावनाओं के दबाव में आकर राजा विराट सेन ने तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध का मैदान एक घने जंगल में तय हुआ था। जैसे ही दोनों तरफ की सेनाएं जंगल में दाखिल हुईं,
पागल ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, सब रुक जाओ। सबसे पहले मैं दुश्मन राजा के साथ अकेला लड़ूंगा। अब क्योंकि वह सेना का सेनापति था, इसलिए पूरी सेना वहीं पर रुक गई। पागल सेनापति ने जंगल की तरफ देखते हुए दुश्मन राजा को ललकारा और फिर दुश्मन राजा जंगल के बीचों बीच में आ गया और वह दोनों एक दूसरे के सामने थे कि अचानक एक खंखार शेर झाड़ियों से निकलकर आया और सीधा दुश्मन राजा पर टूट पड़ा। पागल, जो कि तलवारबाजी का शौकीन था और उसकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, जब उसने शेर को दुश्मन राजा पर हमला करते हुए देखा तो वह फौरन आगे बढ़ा और उसने तलवार खींची और एक ही झटके में तलवार शेर के पेट में डाल दी, क्योंकि उस पागल का उद्देश्य युद्ध करना नहीं बल्कि इंसानियत को बचाना था। वो यह सब नहीं चाहता था कि उसकी आंखों के सामने किसी की मौत यूं ही बिना कारण के हो जाए। उसने अपनी तलवार एक तरफ रखी और लहूलुहान दुश्मन राजा को जमीन से उठ। जब उसने अपना होश संभाला और अपनी पूरी सेना को सामने खड़ा देखा तो उसने युद्ध रुकवा दिया और यह ऐलान किया कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। इसने मेरी जान बचाई है। यह कोई इंसान नहीं बल्कि देवता है। यह बहादुर भी है और अक्लमंद भी। मैं फिजूल के इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, वह दरबारी जो कि इसे छोड़कर हमारे साथ मिल गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और कारागार में डाल दिया जाए। यह सुनते ही पागल सेनापति ने अपनी तलवार खींच ली और गरज कर कहा, खबरदार, अगर किसी ने मेरे एक भी आदमी को हाथ लगाया तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उसकी ऐसी वफादारी देखकर दुश्मन राजा भी हैरान था। वह दिल में कहने लगा, यह कैसा कमाल का आदमी है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भुला देता है। अब तो उस पागल की बहादुरी और ईमानदारी के चर्चे पूरे राज्य में होने लगे। जब वह महल में वापस आया तो उसका पूरे जोरों शोरों के साथ स्वागत किया गया। अब तो वह राजा का सबसे खास आदमी बन चुका था। यह सब देखकर मक्कार दरबारी, जो कि पहले से ही अंदर से जल रहे थे, उन्होंने कसम खा ली कि जैसा भी हो इस पागल को खत्म करके ही रहेंगे। इस घटना के बाद दोनों राज्य अब मित्र बन चुके थे, मगर गद्दार दरबारियों ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वे फिर से एक षड्यंत्र रचने लगे कि अब इसे खत्म करना बहुत ही जरूरी है। सबने एक स्वर में अपनी सहमति जताई, लेकिन उनमें से एक दरबारी, जो कि बूढ़ा था, बहुत ही अनुभवी और गहरी नजर रखने वाला था, वह उठा और बड़ी ही गंभीरता से बोला, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। दुनिया में ईश्वर ने हर आदमी की किस्मत लिखी है। जिसकी रक्षा खुद ईश्वर करता है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम लोग उसे मार भी दोगे तो उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। अगर तुम यह सोचते हो कि उसके मरने से तुम्हारा कोई फायदा होगा तो तुम लोग धोखे में हो, क्योंकि वह दिल का सच्चा आदमी है और हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। तुम सभी लोग सिर्फ एक बात समझ लो, वह आदमी तुम लोगों को पागल लगता है, लेकिन ईश्वर ने उसके अंदर जो योग्यता भरी है वह किसी के अंदर नहीं है। अगर तुम सब लोग मिलकर भी उसके खिलाफ हो जाओगे तो भी वह अकेला ही जीत जाएगा। इसीलिए अब उसे उलझने की बजाय खुद को बदलो, सच्चाई का साथ दो। यही हम सबके लिए अच्छा रहेगा और इसी में हम सबकी भलाई है। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने उस पागल सेनापति से उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम सोमदत्त है और मेरे पिता एक व्यापारी हैं। और फिर राजा ने अपने एक दूत को भेजकर उसके माता पिता को भी महल में बुलवा लिया। राजा सोमदत्त से इतना प्रभावित था कि उसने सोमदत्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इस तरह से पागल सोमदत्त अब महल में अपने माता पिता के साथ एक आराम की जिंदगी गुजारने लगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।